सभी को नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक या यूं कह लीजिए सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं, और वो टॉपिक है डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। तो डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करें ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैंने जब लास्ट टाइम आरडी का वीडियो बनाया था तो उसमें उसके बाद मैंने ट्रायल का वीडियो भी बनाना था। तो मैंने सिर्फ ट्रायल का वीडियो इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे समझ आ गया था आरडी के वीडियो से ही कि आपको अभी डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है। इसीलिए आपको क्योंकि ट्रायल बैलेंसेस थोड़े और मुश्किल होते हैं आरडी से बनाने, तो वो जब तक आपके डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ट्रायल बैलेंसेस में उतने परफेक्ट नहीं होंगे, ना ही आप ट्रायल बैलेंस बनाने में सक्षम होंगे। तो आइए समझते हैं डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। जनरली डेबिट एंड क्रेडिट किसी भी व्यवसाय के खाता बही में दर्ज लेन देन, वित्तीय लेन देन और गणित, मूलभूत गणित को दर्शाते हैं। तो बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। उसमें एसेट्स भी अलग, एसेट्स का डेबिट क्रेडिट करने का कॉन्सेप्ट अलग है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का अलग है, लोन्स का अलग है, लाइबिलिटीज़ का अलग है, कैपिटल्स रहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मुझे नहीं लगता उन सबको बता के इतना डीप किसी भी टॉपिक में घुस के मतलब मुझे यहाँ बताना वो एक समय वेस्ट करने के जैसा लग रहा है, क्योंकि पंचायत के अकाउंट्स बहुत ही सिंपल है। और क्योंकि पंचायत में हमारे पास सिर्फ एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स ही रहते हैं, तो इसीलिए जो इतने बड़े लेवल पे जो कि एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं उस पर उतना डीपली बताना मुझे यहाँ समय की बर्बादी लगता है। अगर आपको फिर भी लगता है कि उस तरह से भी आपको सीखना है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो आइए समझते हैं डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे पता है कि डेफिनेशन से ही डेबिट एंड क्रेडिट की कन्फ्यूज़न दूर करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम डेफिनेशंस के साथ साथ हम एग्जांपल्स के माध्यम से भी सीखेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। तो पंचायत में डेबिट एंड क्रेडिट सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पंचायत में बहुत सिंपल अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं। तो सिर्फ हमारे पास या तो इनकम रहती है या तो एक्सपेंडिचर रहती है। क्योंकि जब जैसे मैंने बताया इनकम एक्सपेंडिचर ही है, तो मेनली जो हमारे पास है वो कैश का ही फ्लो है। या तो कैश आ रहा है या तो कैश जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जब वीडियो ऑफिस से आपको कैश आता है और वो आपको कोई भी ग्रांट भेजते हैं, तो अब वो आपकी इनकम रहती है, तो आप इसीलिए उस इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट किस केस में होगा, जब कैश का फ्लो आ रहा होगा, आपकी तरफ को आ रहा होगा। तो क्रेडिट के केस में चाहे आपके पास वो किसी भी पर्पस के लिए अमाउंट आ रहा है, वो चाहे लोन के रूप में आ रहा हो, तब भी आप उसको क्रेडिट ही करेंगे। कैश का फ्लो इन रहना चाहिए क्रेडिट के केस में। तो यहाँ एक चीज़ और भी समझनी ज़रूरी है कि कैश आना चाहिए। कैश चाहे आपके पास कैश के फॉर्म में आ रहा है, चाहे आपके पास वो कैश बैंक में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कैश आपका जहाँ भी आ रहा है, जिस भी जगह आ रहा है, वो मैटर नहीं करता। कैश का फ्लो आपने चेक करना है कि कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है। अगर आपके पास कैश आ रहा है तो क्रेडिट होएगा, कैश जा रहा है तो डेबिट होगा। यही सिंपल कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिए और इसी से आपके डेबिट क्रेडिट करने में आसानी होगी। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे बैंक एंट्रीज करता है, बैंक उसको उल्टा लिख लेता है, तो बैंक अपने लिए अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ आपने दिमाग में एक चीज़ आपने रखनी है कि आप अकाउंट्स किसके लिए मेंटेन कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने पासबुक देखा कि बैंक ने तो ऐसा किया। बैंक अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, वो बैंक के अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। आप अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, आप पंचायत के लिए अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। तो आप अपने पास फ्लो देखिए, कैश का आ रहा है, जा रहा है। आप बैंक में की गई एंट्रीज जो कि पासबुक में है उसको आप अकाउंट्स मेंटेन करते हुए दिमाग में नहीं रखेंगे। अकाउंट्स में मेनली 3 गोल्डन रूल्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट करने के। तो उसमें से एक गोल्डन रूल हम सीखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के केस वाला गोल्डन रूल। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एक्सपेंडिचर्स हमेशा डेबिट होते हैं,
इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती है। इनकम चाहे वो आपकी एज ए लोन हो रही है, चाहे एज ए किसी पर्पस के लिए आपको अमाउंट आया है, या चाहे आपका किसी ने उधार चुकाया है, जब भी आपके पास इनकम होती है तो वो हमेशा ही क्रेडिट होती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको किसी ने पैसे दिए, ठीक है, 100 रुपये दिए। तो जब आपके पास मान लो कपिल ने दिए और आपका नाम राहुल है, तो आपको राहुल को कपिल ने 100 रुपये दिए, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? क्योंकि अब आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आप अपने लिए अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो आप उस टाइम कपिल को भूल जाइए कि वो डेबिट कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। उसी तरह से बैंक डेबिट कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, उसको भूल जाना है। आपने अपने पास देखना है कि अब वो आपके पास पैसे आए, पहली बात तो किस पर्पज़ से आए। मान लो उसने आपको लोन दिया, तो आप उस एंट्री को कैसे लिखेंगे? तो ये मैं आपको ऑन पेपर रिटर्न में समझाने की कोशिश करती हूँ। अब देखिए इस केस में हमने अगर रोकड़ बही लिखनी है, मतलब कैश बुक लिखनी है, अगर हम मैनुअली लिखते तो ऑनलाइन लिखनी तो बहुत ही आसान है। रिसीट वाउचर में जाएंगे, आप ऐड करेंगे रिसीट और एक फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म फिल करेंगे, बहुत ही आसान है, सामने ऑप्शंस लिखी होती है, उसको देख देख के आप उसको फिल करते रहिए। बस आपने ध्यान रखना है मेनली हेड्स ऑफ अकाउंट्स जो रहते हैं उसमें, मतलब जैसे वो कोड्स होते हैं ना 1601, इस तरह के कोड जो है वो सही होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रांट। एंड दूसरी चीज़, आपके जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर मेंशन होना चाहिए कि किस चीज़ के पैसे आए, कहाँ से पैसे आए, वो पर्टिकुलर्स भरने ज़रूरी होते हैं। तो मैं यहाँ आपको ऑफलाइन कैश बुक में दिखा रही हूँ कि कैसे हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं, कैसे हम कैश बुक को इसमें लिखते हैं। इसी से आप लेजर मतलब खाता बही मेंटेन करना, आरडी मेंटेन करना और ट्रायल बैलेंसेस बनाना सीख पाएंगे। क्योंकि अब जो जितने भी नए इसमें सेक्रेटरीज लग रहे हैं उन्होंने कभी मैनुअल कैश बुक लिखी नहीं है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर उनके नहीं हो पाते हैं। तो अब देखिए मैनुअल कैश बुक में हम इस एंट्री को कैसे लिखेंगे कि हमने कपिल से एज ए लोन पैसे प्राप्त किए। तो ये देखिए कैश बुक का ये वाला साइड हमारा रहता है रिसीट वाला साइड, और ये वाला रहता है पेमेंट्स वाला साइड। तो हम इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में ये वाला साइड बोलेंगे हम क्रेडिट वाला साइड, और ये वाला साइड हम बोलेंगे डेबिट वाला साइड। पर मेनली जो आप सिंपली एक इससे याद रख सकते हो कि ये रिसीट है और ये पेमेंट है। मतलब हमको रिसीट वाली एंट्री इस तरफ करनी है अगर कोई रिसीट होएगा, और डेबिट वाली जो भी क्या कहते हैं हमारी पेमेंट से रिलेटेड एंट्रीज होगी वो इससे इस तरफ को हम लिखेंगे। देखिए कैश बुक के पेज पे खुद ही लिखा हुआ है, इसी से याद रह जाता है। ऐसे ही ऑनलाइन कैश बुक में भी हमारा ऐसा ही है। रिसीट वाली साइड ये है, अगर आप देखेंगे कभी कैश बुक खोल के ऑनलाइन वाली, और पेमेंट वाली साइड ये है। तो हमने सपोज़ 5/24 को अमाउंट रिसीव किया 100 रुपये। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा OB इसमें चलता है कि आपके पास बैलेंस कितना है, पहले चाहे बैंक में है चाहे कैश में है, बैलेंस कितना है। मैंने यहाँ सपोज़ 00 ले लिया। तो अब मैं यहाँ पे कपिल का अकाउंट बनाऊंगी, कपिल का खाता बनाऊंगी, और उसमें लिखूंगी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कपिल, वाइट चेक नंबर या वाइट कैश जैसा भी आपको मिला है वो इतना, एंड रुपीज़ कितने थे 100, तो वो मैंने यहाँ लिखे। तो इस साइड का टोटल हमारे पास हो गया 100 रुपये, क्योंकि इतना ही आया इस डेट में, पर्टिकुलर डेट में। अब दूसरी तरफ देखिए आप, अगर पेमेंट्स वाली साइड आप इसको कैसे लिखेंगे, सेम डेट डालेंगे क्लोजिंग एट बैंक, कि ये वाले पैसे जो आए क्लोजिंग हमारे पास उससे बैंक में कितना बैलेंस है बना, तो वो क्लोजिंग एट बैंक हमारा हुआ यहाँ पे 100 रुपीज़। तो दोनों साइड का टोटल अब हम देखेंगे 100 रुपये इधर 100 रुपये इधर, दोनों साइड का टोटल बराबर रहना चाहिए। इस तरह से हमने ये अकाउंट कैश बुक में लिखा। तो अगर आप इसी को समझेंगे हम इसकी खाता बही कैसे लिखेंगे, ताकि आपका जो बैंक में कन्फ्यूज़न है कि बैंक ने तो क्रेडिट किया, वो थोड़ा सा यहाँ से क्लियर हो जाए। अब आप यहाँ देखिए मैंने पहले से बनाया हुआ है ताकि समय वेस्ट ना हो। तो यहाँ देखिए पहले ही मैंने खाता बही को हम लेजर भी बोलते हैं। लेजर कैसे इसकी एंट्री हम लेजर में करेंगे। तो लेजर में क्या फॉर्म का क्या रहता है, ऊपर आता है अकाउंट नेम सबसे ऊपर, तो वो खाता जिसके लिए आप खाता मेंटेन कर रहे हैं। तो किसका खाता बनाओगे आप यहाँ पे, कपिल का, क्योंकि आपने उसने आपको उधार दिया है।
तो सबसे पहले लेजर के जो कॉलम में रहता है वो सीरियल नंबर, दूसरा रहता है डेट, तीसरा रहता है पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट एंड फिर क्रेडिट। तो अब सिंपल ये पर्टिकुलर नंबर सीरियल नंबर 1 और डेट ये यहाँ से आई डेट उठी, रिसीव्ड फ्रॉम कपिल एज लोन, ये मैंने पर्टिकुलर्स में लिख दिया क्योंकि ये क्योंकि कहाँ आया था, यहाँ पे क्रेडिट आया था, तो कपिल का खाता हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेगा। एज ए लोन इसने आपको दिया तो क्रेडिट करेगा, ठीक है। इसमें अब यही एंट्री हम बैंक में कैसे करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम होता है ना अकाउंट्स में, उसमें बैंक में कैसे करेंगे, एक एंट्री दो जगह होगी। तो एक तो हमने कपिल के खाते में कर दिया क्योंकि उसने हमको उधार दिया था, तो कपिल का खाता हमने यहाँ क्रेडिट किया। अब सेम एंट्री हम बैंक में कैसे करेंगे, कॉलम्स वही सेम रहेंगे, ऊपर हम खाते का नेम या अकाउंट का नेम हम क्या लिखेंगे, बैंक, कोई सा भी बैंक है आपके पास ये, फिर सीरियल नंबर 1 और जो जिस भी डेट में वो अमाउंट रिसीव हुआ, यहाँ पे आप डिपॉजिट भी लिख सकते हैं, रिसीव्ड अमाउंट भी लिख सकते हैं। और क्योंकि इधर ये अमाउंट क्रेडिट साइड आया तो इनकम तो आपको आ गई, ये चाहे वो एज ए लोन ही आई है, और ये डिपॉजिट कहाँ है आपके पास, बैंक में। तो बैंक में इसकी आप अपोजिट एंट्री करोगे, बैंक के ये दूसरी साइड में जाएगा कि ये बैलेंस हमारा कहाँ पड़ा है, बैंक में, ठीक है। तो बैंक में हम डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट साइड में लिखेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जिनको ज़्यादा अकाउंट्स की ज़्यादा नॉलेज है कि ये बैंक हमारा एक एसेट के रूप में यहाँ काम कर रहा है, तो एसेट्स जब आती है तो डेबिट होती है, तो ये एज ए एसेट हमारा बैंक के पास कैश जो है डिपॉजिट पड़ा है, तो ये डेबिट होगा। अब इसको पंचायत की भाषा में समझने के लिए कि पंचायत में कैसे होता है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ अब हम एक वर्क ले लेते हैं, लिंक रोड सराहा से जोहाना, ये वर्क मैंने लिया है। तो हम मान लो प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्ताव लिखा हमने बीडीओ ऑफिस को कि हमको प्रथम किश्त प्रदान की जाए, और बीडीओ ने आपको पहली किश्त दे दी। मान लो ये 8 लाख का कोई वर्क था और पहली किश्त उन्होंने आपको दे दी 5 लाख रुपए। तो जब भी आपके पास जैसे मैंने बताया कैश रिसीव होता है तो उसको आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैश जब आपके पास आ रहा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो ये मैंने यह लिखा ओबी, ये तो हमेशा ही सेम रहेगा, ओबी तो आएगा ही आएगा। बाकी बैंक में आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, ठीक है, पहले से मैंने यहाँ नील ले लिया। अब यहाँ पर मान लो 1/5/24 को मेरे पास इस वर्क में पैसे आए, ठीक है। मान लो ये 8 लाख की सैंक्शन थी, 8 लाख की, ठीक है। तो अब हम जो पहला रिसीट का वाउचर जो इन्होंने पहली किश्त हमको दी कैसे लिखेंगे, ये हमारी रिसीट साइड है जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो हम खाते का नेम लिखेंगे ऊपर, लिंक रोड सराहा से चौहाना, ठीक है। अब लिखा मैंने पर्टिकुलर्स में, अमाउंट रिसीव फ्रॉम बीडीओ एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये मेरे पर्टिकुलर्स रहेंगे कि अमाउंट जो मैंने रिसीव किया है वो कहाँ से लिया है और क्या था वो, यहाँ पे पूरी डिटेल लिखेंगे उसकी, और कितना आया 5 लाख रुपए, ठीक है। अब ये कहाँ गया है हमारे पास, ये देखिए 1/5 को क्लोजिंग बैलेंस, ये कैश हमारे पास कहाँ था, बैंक में था, तो हम इसको दूसरी तरफ को लिखेंगे क्लोजिंग एट बैंक, और कितना 5,000 रुपीज़, ठीक है। 5,000 हमने 5 लाख रुपीज़ ये हमने दूसरी तरफ लिखा क्लोजिंग एट बैंक में। फिर उस तरफ का टोटल और इस तरफ का टोटल इक्वल होना चाहिए। ये हमारा डेबिट डबल एंट्री सिस्टम का रूल है कि दोनों साइड का जो टोटल रहता है वो इक्वल रहता है, ठीक है। तो अब मान लो एक और किश्त के लिए आपने अप्लाई किया और आपको सेकंड किश्त भी आ गई है 20/5 को, तो सेम अगेन हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले ऊपर खाते का नाम लिखोगे, खाते का नाम क्या है जिसमें अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, लिंक रोड सराहा से चौहाना, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बीडीओ एज सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जितना भी दिया वो हमने यहाँ लिख लिया। और दूसरी तरफ हम अगर पेमेंट वाली साइड में हम लिखेंगे तो वो हमने जो कैश है हमारा, जो भी इनकम थी वो यहाँ आई हमारी, तो वो पर जो इनकम थी कैश के रूप में आई थी वो कहाँ है हमारी, बैंक में है, तो बैंक की एंट्री दूसरी तरफ होगी, और ये आप लिखोगे उसको क्लोजिंग एट बैंक, पिछला मिलाओगे, क्योंकि जब हमने यहाँ पे लिया ना
ओपनिंग बैलेंस अब इस डेट में, क्योंकि ये वाला जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये वाला ओपनिंग बैलेंस उठ के, ये क्लोजिंग बैलेंस उठ के यहाँ इसका ओपनिंग बन जाएगा नेक्स्ट डेट में। तो ये अब क्योंकि ये आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन कैश बुक हमारा खुद ही कर लेती है, ठीक है। तो बट खुद उठता है वो आगे ओपनिंग बैलेंस। जब हम मैनुअली लिखते तो अब तो वहाँ से आपको कैश यहाँ को उठाना होता था एज ए ओपनिंग बैलेंस। तो इसको और इसको मिला के अब हमारा बैंक का बैलेंस कितना हो गया है, 8 लाख रुपए। तो आपने यहाँ देखा होगा मैंने क्या लिखा है, 8 लाख रुपए लिखा है किसमें, क्लोजिंग एट बैंक में। तो अब हमारा टोटल कितना हो गया, उस तरफ को भी 8 लाख और इस तरफ को भी 8 लाख। तो अब सपोज़ कीजिए हमने इस जो आए हुए अमाउंट में से कुछ एक्सपेंडिचर कर दिया है, ठीक है, खर्चा कर दिया है इस वर्क में हमने। तो आप देखेंगे 21/5 की एंट्री। अब हम खर्चे वाली साइड, क्योंकि पेमेंट वाली साइड है, खर्चा हमारा, एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो आप उसको किस तरफ को लिखोगे, डेबिट वाली साइड, यानी कि पेमेंट्स वाली साइड। अब आप यहाँ देखिए मैंने ऊपर क्या सेम सेम हमने क्या लिखना है, उस खाते का नाम। खाता क्या रहेगा हमारा, खाते बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खाते गलत नहीं बनने चाहिए। जैसे वहाँ कपिल का खाता बनना था तो कपिल का ही बनना था। कपिल का खाता हमने इसीलिए बनाया था क्योंकि लोन के रूप में हमें मिला था, तो कभी ना कभी वो खाता हमने ज़ीरो करना था उसको रिटर्न करके। ऐसे ही हमारा यहाँ पे खाते का जो कैश का जो फ्लो है वो किस में मेंटेन हो रहा है, वर्क में हो रहा है, क्योंकि वर्क के हमको बैलेंसेस चेक करने की कितना आया था कितना गया था। तो खाते बनाने अकॉर्डिंग टू डिमांड, जैसा भी आपकी डिमांड रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको खाते बनाने पड़ते हैं। तो खाता बनाया हमने लिंक रोड सराहा से जोहाना। अब मैंने इसमें क्या खर्चा किया, मान लो मस्टॉल नंबर इतने की अदायगी करी, और दूसरा हमने मटेरियल परचेज एंड पेड अगेंस्ट बिल नंबर इतना ऑफ मैसर ट्रेडर्स, मैसर डैश ट्रेडर्स, ठीक है, जो भी ट्रेडर्स है या जो भी आपके रहेंगे वेंडर्स उनका नाम लिखोगे पूरी, मतलब ये डिटेल ना प्रॉपरली फिल होनी चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन लिख रहे हो चाहे ऑफलाइन लिख रहे हो। मान लो मस्टॉल के किए थे 2 लाख रुपए और इसके अमाउंट किया था हमने, मटेरियल का हमने किया था 3 लाख रुपए। तो टोटल हमने 5 लाख की पेमेंट करी। तो हमारे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा है स्कीम में, 8 लाख रुपए, और हमने पेमेंट कितनी करी है इसमें से, टोटल 5 लाख रुपए। तो अब ये इस वाले कहाँ से जा रहा है, ये कैश जो हमने दिया है नहीं एक्सपेंडिचर में, कहाँ से जा रहा है, यहाँ से माइनस हो रहा है। तो ये हमने माइनस करना है। तो अब जब माइनस करोगे तो यहाँ क्लोजिंग कितना बन जाएगा, 8 में से ये वाला माइनस करके 3 लाख रुपए रह जाएंगे, और दोनों तरफ का टोटल अगेन फिर बराबर होगा। तो दोनों तरफ आप टोटल लिखेंगे, इधर भी कुल लिखेंगे, और कुल लिखिए कितना आया यहाँ पे 8 लाख रुपए, और उस तरफ भी अगर आप देखो ये दो और 3 5 और 3 जो क्लोजिंग है 8, तो क्लोजिंग दूसरी तरफ भी हमारा टोटल क्या रहेगा, 8 लाख रुपए रहेगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसकी मान लो 22/5 को हमने एक और खर्चा किया। तो अब आप बताएं कैसे करोगे, डेट लिखी, ठीक है, अगेन हमने खाता लिखा जिस भी खाते में हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब मैंने ये मस्टॉल नंबर या मटेरियल की जिसकी भी अदायगी करी वो मैंने इतनी की, ठीक है, 2 लाख रुपए मस्टॉल के दिए और 99,000 रुपये मटेरियल के दिए। तो अब हमारे पास कितना बैलेंस था, पीछे से जो हमने उठाया वो भी जो हमारा बैंक का था, वो पीछे कितना बचा हुआ था। अब यहाँ देखिए 3 लाख रुपए बचा हुआ था, तो 3 लाख रुपए हमने कहाँ उठा लिया, वो एज ए ओ बी उठा लिया यहाँ पे अगले पेज पे। तो जब एज ए ओ बी उठाया तो इसी में मतलब बैंक में हमारे पास इतने ही पड़े, ओ बी का मतलब है कि बैंक में हमारा बैलेंस इतना बड़ा है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला जो हमारा खर्चा हुआ कितना, 2,99,000। तो 2,99,000 हमने जब माइनस किए 3 लाख रुपए में से, जो टोटल अवेलेबल बैलेंस था, तो हमारे पास क्लोजिंग कितना बचा, 1,000 रुपये। अब मैं यहाँ पे आपको ये आरडी और ट्रायल में भी दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको आरडी और ट्रायल बैलेंस बनाने में थोड़ी सी आसानी हो। अब ज़रा ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये मैंने क्या बनाया है। जी ये मैंने बनाया है लेजर, यानी कि खाता बही। तो खाता बही के कॉलम्स क्या रहते हैं, ऊपर खाते का नेम आता है। थोड़ा मैंने वो कपिल के अकाउंट्स मेंटेन करते हुए आपको बताया था कि ऊपर किस, सबसे पहले ऊपर किस चीज़ का नाम आता है, खाते। तो खाते बनाने होते हैं ना हमने, तो यहाँ किसका, वहाँ हमने कपिल का खाता बनाया था, यहाँ हम किसका खाता बना रहे हैं, वर्क का खाता बना रहे हैं। तो यहाँ वर्क का नेम क्या था हमारे पास, लिंक रोड सराहा से जोहाना। अब लेजर के कॉलम क्या रहते हैं, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट एंड लास्ट में बैलेंस अमाउंट हमारे पास रहता है। तो अब हमने, आपको अगर याद होगा तो 1/5 को हमारे पास अमाउंट आया था 5 लाख रुपए, 2/5 को हमारे पास अमाउंट आया था कितना, 3 लाख रुपए। तो ये आया कैसे था, क्रेडिट में,
क्रेडिट में उठाया था, तो हमने लेजर में भी हम कहाँ उठाएंगे इस वर्क के, क्रेडिट में ही उठाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना, कहाँ जाएंगे वो पैसे, क्रेडिट में ही जाएंगे। अब जब हमने खर्चा किया तो वो खर्चा, क्योंकि मैंने क्या बोला था डेबिट हमारे क्या होते हैं एक्सपेंडिचर्स, तो एक्सपेंडिचर मैंने देखा दोनों किस तरफ को लिख रखे हैं, डेबिट वाली साइड में, ठीक है। अब हम साथ साथ इनका बैलेंस भी लिखते रहते हैं कि 1/5 को हमारे पास इस वर्क का बैलेंस था 5 लाख रुपए, किसका बैलेंस था हमारे पास वो बचा हुआ, क्रेडिट का बैलेंस। और फिर हमारे पास 20/5 को वो कितना हो गया, 3 लाख और आएगा, तो 5 और 3 कितना हो गया यहाँ पे, 8 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्योंकि बहुत छोटा लिखा है दिखाई नहीं दे रहा होगा, 8 लाख रुपए, ठीक है। और फिर इस 8 लाख, ये किस चीज़ के बचे हमारे पास, क्रेडिट के। तो इस 8 लाख रुपए में से अब हमारे पास 21/5 को 5 लाख रुपए क्या हो गए, खर्च हो गए। तो अब इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, डेबिट और क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे, तो आपके पास कितना बचा, 3 लाख रुपए। इस 3 लाख रुपए में से भी हमने 22/5 को खर्च दिए, कितने, 2,99,000। तो अब हमारे पास कितना बचा, 1,000 रुपये क्रेडिट में। तो अब पूरा जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है ना, तब हम इसका ये करते हैं, लास्ट में टोटल करते हैं कि हमारे पास टोटल कितना आया और टोटल कितना गया, वो हम लिखते हैं। और इन में से बैलेंस कितना बचा हमारे पास इस वर्क में, ठीक है। तो दो चीज़ें आई हमारे पास, एक तो आया गया और दूसरा हमारे पास इस वर्क में बैलेंस कितना बचा। अब सेम ही अकाउंट हम किसका मेंटेन करेंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है ना, दूसरी जगह भी तो कहीं एंट्री गई होगी ना, इसी खाते में थोड़ी आई है। ये बैलेंस हमारा पग कहाँ पे है, बैंक में। तो बैंक में हम इस एंट्री को कैसे लिखेंगे, ये देखो, बैंक में जब बैंक का खाता बनाओगे लेजर में ना आप, तो लेजर में जब बैंक का खाता बना रहे हो तो ऊपर वही अगेन बैंक का नाम, ठीक है। फिर उसी तरीके से एंट्रीज हम डेट वाइज हम एंट्रीज लिखेंगे, डिपॉजिट विड्रॉल। तो जब डिपॉजिट हुई तो बैंक के पास हो एज ए एसेट, हमारे लिए तो एसेट है ना वो, बैंक के लिए लायबिलिटी है इसलिए उन्होंने क्रेडिट करी है, वो हमारे लिए एसेट है इसलिए हमने उसको यहाँ पे डेबिट किया है। तो एसेट अमाउंट है हमारी, ये मान लो थोड़े टाइम के लिए, जब तक हमने वो खर्चा नहीं किया है उस टाइम हमारे पास वो एज ए एसेट यहाँ पे अमाउंट रहता है। तो ये, और वैसे भी आपको सिंपली याद रखने के लिए ये कि इधर आपने क्योंकि इनकम हमारी क्रेडिट हुई थी तो बैंक में ये अपोजिट एंट्री जाएगी, ठीक है। तो बैंक में हमने अकॉर्डिंगली जैसे ये यहाँ पे क्रेडिट में की थी, तो यहाँ पे हमने ये दोनों एंट्रियाँ किस साइड की है, जो डिपॉजिट की थी वो डेबिट वाली साइड की है। और जब भी हमारी विड्रॉल हुई है तो वो माइनस हुई है, कैश का फ्लो माइनस हुआ है यहाँ पे। तो वो क्या कहते हैं, जब भी विड्रॉल्स होती है तो बैंक के खाते में वो कहाँ जाती है, क्रेडिट वाली साइड में जाती है। तो इसी तरीके से हमने बैंक का बैलेंस भी बना लिया, कितना है हमारे पास बैंक का बैलेंस, 1,000 डेबिट में, ठीक है। अब बैंक ने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि उसने अपने लिए अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, उसने देखना है कि उसके लिए वो खर्चा है, इनकम है, लाइबिलिटी है, एसेट है, क्योंकि उनकी बड़े लेवल पे अकाउंट्स मेंटेन होती है। हमारा तो बहुत छोटे लेवल पे है, तो हम तो अपना यही देख रहे हैं कि हमारा कैश आया और डिपॉजिट कहाँ हुआ। बैंक के लिए वो क्योंकि लाइबिलिटी थी, तो लाइबिलिटीज़ जो अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्रेडिट होती है, तो इसीलिए उन्होंने वो क्रेडिट साइड लिखी है। बट आपके लिए यही पैसा एसेट है, बैंक के लिए एसेट नहीं है ना। बैंक का एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है, बट अल्टीमेटली उन्होंने वो किसी का चुकाना है ना, किसी को जब विड्रॉल होगी तो वो किसी को वापस जाएगा। तो वो ऐसे अमाउंट्स हमेशा लाइबिलिटीज़ होते हैं, तो लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। तो आपके लिए क्योंकि बैंक एक एसेट के रूप में काम करता है, तो आपने यहाँ बैंक को जब भी डिपॉजिट्स आते हैं, जब भी पैसे आते हैं, तो आप उसको डेबिट वाली साइड लिखेंगे। अब आप यहाँ ऐसे कंफ्यूज नहीं हो कि कैश तो आया था, तो कैश आया तो हमने लिख तो दिया ना, यहाँ पे इनकम आई थी, किस में आई थी इनकम, हमारे इस खाते में आया था, तो इनकम हमारी क्रेडिट हुई थी ऊपर। तो जब आप बैंक में लिखोगे तो बैंक में एज ए एसेट आपकी वो रह रही है, तो दूसरी तरफ लिखोगे, ठीक है। तो अब बैंक का बैलेंस यहाँ पे शो कर दिया। अब हम इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि आरडी कैसे बनाएंगे, इसी से, ठीक है। आरडी कैसे बनाएंगे, तो अगर आपने लेजर्स मेंटेन किए होंगे तो बहुत ही आसान है आपको आरडी और ट्रायल बैलेंस बनाना। बट अगर आपके लेजर्स मेंटेन नहीं है तो आप कैश बुक से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी ट्रायल बैलेंस बनाते हुए कि कैश बुक से वो आसानी से हम कैसे कर पाते हैं, ठीक है। वैसे तो लेजर बनाने का ये रहता है ना कि हर टाइम आपको पता होता है कि इस वर्क में मैंने इतने पैसे खर्च दिए, कहीं आप ज़्यादा खर्चा ना कर दो सैंक्शन अमाउंट से, इसीलिए लेजर मेंटेन करने ज़रूरी है। अब इन केस अगर किसी ने लेजर बनाए नहीं है तो फिर भी आप ट्रायल बैलेंस कैश बुक से बना सकते हैं, आरडी भी आप कैश बुक से बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आरडी और ट्रायल बैलेंस आपके लेजर से ही बने, आप डायरेक्टली कैश बुक से भी बना सकते हैं। वैसे तो जैसे मैंने बताया लेजर मेंटेन करने ज़रूरी होते हैं।
कि आप एक्स्ट्रा खर्चा ना कर दो, या आपको किसी भी टाइम पे बैलेंस अगर पता करना हो तो आप उस लेजर खोल के एकदम से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं भी बनाए हैं लेजर्स तो चलेगा, मैं उसको कैश बुक से बनाना आपको सिखाऊंगी जब मैं ट्रायल बैलेंस का वीडियो बनाऊंगी। तो अब सीखते हैं आरडी इसी वर्क की कैसे लिखेंगे। इतना सा जो हमने ये अकाउंट मेंटेन किया है इसको हम आरडी में बनाने की कोशिश करते हैं। आरडी कैसे बनेगी, इसके जो हेड्स रहेंगे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब यहाँ पे खाते क्या बनाए थे मैंने, एक बनाया था बैंक का खाता, लेजर में बनाए थे ना मैंने, एक बनाया था बैंक का खाता, दूसरा बनाया था वर्क का खाता। तो वर्क हमारे पास क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड सरहा से जोहाना। ठीक है, तो उसमें हमारे पास खर्चा हुआ था इतना और क्रेडिट हुआ था इतना, इनकम आई थी इतनी। अब और बैंक में हमारे पास जो डिपॉजिट्स थी इतनी और जो विड्रॉल्स थी वो थी इतनी। ठीक है, अब टोटल आप नीचे इसका करेंगे तो टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर आपकी आरडी का टोटल इक्वल आ रहा है तो दैट मीन्स आपकी आरडी सही बनी है। अब आप कई जगह देखेंगे कि ये जो बैंक लिखा है ना यहाँ, ये बैंक लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो सीधा यहाँ क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमारी किस तरफ को लिखेंगे, डेबिट वाली साइड। ठीक है, डेबिट वाली साइड हम क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे कि अगर आप यहाँ देखो ना, ये ना लिख के दोनों तरफ की एंट्रियाँ लिखी, यहाँ सिर्फ आप क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं 1000 रुपीज़, तो वो भी चलता। 1000 रुपीज़ लिखते तो फिर भी दोनों साइड का बैलेंस आपके पास बराबर आता। परंतु जो हमारा पंचायती राज के अकाउंट्स जो ऑडिट विभाग है वो इस तरह से आरडी नहीं चाहता है, उनको इस तरह से चाहिए कि बैंक भी उसमें साथ में लेके चले। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाएं फिर बैंक का जो खाता है, तो वो इस तरह से बना के। अब देखो तो दोनों तरफ आरडी बराबर आई है ना, आरडी का टोटल बराबर आया ना, दैट मीन्स हमारी आरडी सही है। अब इसी को मैं इतने से को ट्रायल बैलेंस में डालने की कोशिश करती हूँ कि ट्रायल बैलेंस इसी चीज़ का कैसे बनेगा। ये देखिए ट्रायल बैलेंस, थोड़ा सा आप खुद ही समझने की कोशिश कीजिए कि अब ये है ट्रायल बैलेंस के जो हमारे पास हेड रहेंगे, अगेन सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, फ़र्क कितना है आरडी और ट्रायल बैलेंसेस में, ऊपर हम आया गया लिखते हैं कि कितना आया था कितना गया। ठीक है, तो ये हम जो आया गया है ना वो लेजर से भी तो उठा सकते हैं ना। ये देखो वर्क में, इस वर्क में कितना आया था, कितना आया था इतना, और गया कितना, ये तो हम डायरेक्टली यहाँ उठा दिया हमने। ठीक है, बैंक में कितना डिपॉजिट होता, कितना विड्रॉल्स होता, वो भी हम टोटल यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं और टोटल किया और बात ख़त्म। तो लेजर से तो इतना आसान होता है। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में भी हम लेजर से उठा सकते हैं। अगर हम लेजर मेंटेन है हमारी, कैसे उठाएंगे, बैलेंसेस उठाएंगे। ट्रायल बैलेंस और आरडी में यही फ़र्क है कि इसमें हम क्या करते हैं, आया गया बताते हैं कि इतना हमारे पास रिसीट था और इतनी हमने डिस्पर्समेंट की है आगे, मतलब पेमेंट्स करी है। ठीक है, वो उसके फ़्लो के लिए आरडी हम बनाते हैं कि कितना खर्चा था उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और कितना आपके पास इनकम थी। ट्रायल बैलेंस हम किस लिए बनाते हैं कि जो आपके बैंक में पैसा पड़ा है वो किन किन वर्क्स का है और कितना कितना है। यहीं से ऑडिटर आपको रिकवरीज भी निकालते हैं। इन केस आपने ये 8 लाख जो में से 799 खर्च किए, इन केस आपने 8 लाख की जगह या 9 लाख खर्च कर दिए तो बैलेंस उल्टा हो जाएगा ना। जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस आपका डेबिट का आ जाएगा। तो जब भी डेबिट के बैलेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस में खड़े रहते हैं तो वो आपकी रिकवरीज ही बनती है। बट वहाँ आपको चेक भी करना होता है कि कई बार सेंक्शन अमाउंट अगर मान लो इसका 10 लाख रुपए है, ठीक है, आपके पैसे कम आए हैं ब्लॉक से, उस केस में रिकवरी नहीं होगी वो, क्योंकि अभी आपने अमाउंट लेना है वहाँ से। बट अगर आपने सेंक्शन अमाउंट 8 लाख रुपए है और खर्चा आपने 9 लाख रुपए कर दिया है, तो जो बीच का अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट है, वो एक तो बचेगा किस चीज़ का, बैलेंस, डेबिट का बचेगा। और जब भी डेबिट का बैलेंस आपकी ट्रायल में खड़ा होगा तो हमेशा वो रिकवरी बनेगी। इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाना ज़रूरी है। और इसलिए भी कि आपका जो बैंक में बैलेंस बचा है वो किन किन वर्क्स का, किन किन खातों का कितना कितना बचा है, किसका आपने कितना देना है। अगर कंपनी की भाषा में, बिजनेस की भाषा में मैं बात करूं तो ये इससे पता चलता है कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, कितना हमने किसी को देना है, कितने हमारे खर्चे हो गए, कितनी हमारी एक्सपेंडिचर्स हो गई, इस तरह की चीज़ें पता चलती हैं हमसे। तो और अगर पंचायत की टर्म्स में बात करूं तो ट्रायल बैलेंस से हमको पता चलता है कि इस हमारे पास जो बैंक में बैलेंस बचा है वो किन किन खातों का या किन किन वर्क्स का कितना बैलेंस बचा है खाते में। या इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है ब्याज के भी बचे हों, ठीक है, ब्याज के बचे हों, ग्रांट के बचे हों, किसी चीज़ के वैसे ही बचे हों, वो किसी वर्क से रिलेटेड ना हो, तो वो सारी चीज़ें हमको कहाँ दिखती है, ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ देखो लिंक रोड जो है ना,
क्योंकि यहाँ पे जब मैंने लेजर बनाई थी तो लेजर में इस वर्क में 1000 रुपीज़ बचे हुए थे। तो ये बैलेंस आपका कहाँ उठेगा? ट्रायल बैलेंस में। और किस तरफ का बचा हुआ था? क्रेडिट का बैलेंस बचा हुआ था। तो हम इस लिंक करोड़ जोहाना में किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट वाली साइड में उतना अमाउंट लिखेंगे जितना बचा हुआ है। तो 1000 बचे थे। और फिर सेकंड जो हमारे पास खाता था वो था HP कोऑपरेटिव बैंक का खाता था। तो उसमें कितना बैलेंस बचा था? अगर आप लेजर देखें तो लेजर के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज़ डेबिट के बचे हुए थे। तो हम इस तरफ इसको लिख देंगे और फिर अगेन इनका और इनका टोटल बराबर होना चाहिए था। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने यहाँ नोट करनी है कि जो यहाँ आपके पास बैंक का बैलेंस दिखाई देता है ना, वो बैंक का बैलेंस आपकी पासबुक की बैलेंस के साथ मैच होना चाहिए। अगर ये वाला अमाउंट आपकी पासबुक की बैलेंस के साथ मैच करता है, दैट मीन्स आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स सही से मेंटेन किए हैं और सारी एंट्रीज आपने कैश बुक में दर्ज की है। ठीक है, तब आपका ये बैलेंस यहाँ पे बिल्कुल सही आएगा। अगर ये बैलेंस किसी ना किसी तरह से डिफ़र कर रहा है, अलग आता है, तो दैट मीन्स आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत है। मैंने 90% लोगों का अकाउंट्स देखा है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स कहीं भी नहीं बनाई जाती। बहुत ज़रूरी है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स बनानी। जब हमारे बैंक मैच नहीं करते हैं, तो जब भी हमारा ऑडिट होता है तो वो हमारे ऊपर एक तो हमारी वर्किंग पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, दूसरी चीज़ वो हमको उसका ऑडिट पैरा भी लगा देंगे और कई केस में तो हो सकता है आपको रिकवरीज भी बन जाए। तो इसीलिए आपका या तो आपका बैंक इस तरह से परफेक्टली मैच हो, या तो आपके जो डिफरेंस का है उसका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स आपकी बनी होनी चाहिए। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं उसका एक पूरा वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मुझे लगता है अब आपका थोड़ा थोड़ा तो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैंने यहाँ पे निधि वाले अकाउंट्स नहीं बताए। निधि जिसको आप सभा फंड भी कहते हैं, ओन रिसोर्स भी कहते हैं, उसके अकाउंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, वर्क में कितना आया कितना गया। जो सभा निधि है, एक तो उसमें खाते बनाने थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि खाते का नाम क्या रखूँ, कौन से खाते में डालूँ, ये जो एक्सपेंडिचर्स है वो बहुत ऐसा रहता है। दूसरा आरडी और सभा निधि कैसे निकालते हैं, उसका मतलब ट्रायल बैलेंस जिसको आप बोलते हैं, वो सभा निधि कैसे निकालते हैं वो हम एक अलग ही वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा मतलब मुश्किल नहीं है बट इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो हम इसका अदर जो प्लानिंग हेड्स का बनाते हैं ये बहुत ही आसान रहता है। तो मुझे लगता है अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर कुछ फिर भी रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।